आज हम बात करने वाले हैं टेक योर लाइफ बैक बाय आर्टर बर्न, एम स्टीफन एंड डेविड ए स्टूप बुक के बारे में। नीरज की ज़िंदगी हमेशा से एक उलझी हुई गुत्थी जैसी थी। बचपन से लेकर अब तक ऐसा लगता था कि हर मुश्किल, हर दर्द ने उसकी ज़िंदगी के किसी कोने में अपना ठिकाना बना लिया है। वो हमेशा सोचता था, आखिर क्यों मैं हमेशा उलझा रहता हूँ, क्यों मेरे डिसीजंस हमेशा गलत निकलते हैं। यही सवाल उसके मन में गूंजता रहता था। एक शाम जब ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था टेक योर लाइफ बैक, हाउ टू स्टॉप लेटिंग द पास्ट एंड अदर पीपल कंट्रोल यू। नीरज ने किताब उठाई और खुद से कहा, चलो देखते हैं ये किताब क्या नया सिखाएगी। वैसे तो उसे किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहता था। किताब खोलते ही उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग ट्रॉमाज इम्पैक्ट। पहले तो उसे लगा ये कुछ भारी भरकम टॉपिक होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि ये तो उसकी खुद की कहानी है। बुक में लिखा था कि कैसे बचपन या बड़े होने के दौरान हुए ट्रॉमा का हमारी मानसिक और भावनात्मक हालत पर गहरा असर होता है। नीरज पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसे अचानक अपने बचपन के दिन याद आने लगे। वो छोटे शहर में पला बड़ा था। पिता सख्त थे और माँ हमेशा शांत रहती थी। उसकी छोटी सी गलती भी बड़े गुस्से और डांट में बदल जाती थी। एक बार तो उसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पिता ने सिर्फ ये कह दिया, और बेहतर कर सकते थे। उस दिन से नीरज ने हमेशा अपने आप से उम्मीदें कम कर लीं। किताब में एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, रिकॉग्नाइजिंग हाउ पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप करंट बिहेवियर्स इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। नीरज को लगने लगा कि शायद उसका जो भी बिहेवियर आजकल है वो सब कहीं ना कहीं उसके बीते हुए दिनों की ही छाया है। उसने सोचना शुरू किया, मैं हमेशा खुद को कम क्यों आंकता हूँ, क्यों मुझे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है, क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। किताब के लेखक ने कहा था कि हमें अपने ट्रॉमा को पहचानना होगा, उसे फेस करना होगा, लेकिन ये कैसे करना है? यही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन नीरज का मन शांत नहीं था। वो किताब बंद करके खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बदल सकता हूँ? क्या मैं अपने इस पास्ट बैगेज को छोड़ सकता हूँ? अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान बार बार उसी किताब पर जा रहा था। लंच ब्रेक में उसने किताब दोबारा निकाली और उसी चैप्टर को फिर से पढ़ने लगा। उसमें एक खास टिप दी गई थी, स्टार्ट बाय जर्नलिंग योर थॉट्स, राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस, योर फियर्स एंड योर फीलिंग्स। दिस विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन योर बिहेवियर। शाम को घर आकर उसने एक डायरी निकाली। डायरी नई थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे इसमें उसके पुराने जख्म भरने की कहानी लिखी जाएगी। उसने पहले पन्ने पर लिखा, वाई डू आई फील आई एम नॉट गुड इनफ, और फिर उसके नीचे वो सारे पल लिखने शुरू किए जहां उसे ऐसा महसूस हुआ था। स्कूल के वो दिन जब उसे दोस्तों के सामने अपमानित किया गया, कॉलेज में वो पल जब उसे लगा कि उसकी मेहनत किसी ने नोटिस नहीं की, और ऑफिस के वो दिन जब प्रमोशन किसी और को मिल गया, लेकिन उसने खुद को दोषी ठहराया। जैसे जैसे वो लिखता गया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में एक पैटर्न है। हर बार जब कुछ गलत हुआ उसने खुद को दोषी माना। हर बार जब किसी ने उसकी आलोचना की उसने खुद को और छोटा महसूस किया। डायरी लिखने के बाद उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ कुछ हल्का कर दिया हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस रात किताब का दूसरा पन्ना खोलने से पहले उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी ज़िंदगी के पैटर्न्स को बदलूंगा। लेकिन वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। किताब में ये भी लिखा था कि हीलिंग एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। नीरज ने सोचा, शायद ये किताब मेरा रास्ता बदल सकती है, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए कितना तैयार हूँ ये मुझ पर निर्भर करता है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अपने ट्रॉमा से निकलना चाहता हूँ? क्या मैं अपने पास्ट को छोड़ने के लिए रेडी हूँ? और जवाब था, शायद हाँ। लेकिन यह सफ़र कितना लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता था। नीरज ने अगली सुबह खुद को कुछ हल्का महसूस किया। पिछली रात जब उसने अपने ट्रॉमा के बारे में लिखना शुरू किया था तो ऐसा लगा जैसे मन के किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो।
लेकिन वो जानता था कि ये शुरुआत भर थी। सफ़र लंबा था। शाम को ऑफिस से लौटकर उसने फिर से किताब उठाई। अगले चैप्टर का टाइटल था द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। उसने किताब के पहले पैराग्राफ को पढ़ते हुए महसूस किया कि ये उसकी ज़िंदगी का अगला अहम कदम हो सकता है। किताब में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। नीरज ने पढ़ा, सेल्फ अवेयरनेस is about reflecting on your thoughts, feelings, and behaviors. It's about asking yourself, why do I feel this way? Why do I react in a certain manner? ये पढ़कर वो कुछ रुक गया। उसने सोचा, कितनी बार मैंने खुद से ये सवाल पूछे हैं। जवाब था, शायद कभी नहीं। नीरज ने किताब में आगे पढ़ा कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपने अंदर झांकना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे आज के विचार और भावनाएं हमारे पुराने अनुभवों से कैसे जुड़ी हुई हैं। ये सुनकर उसकी सोच फिर से अपने बचपन की ओर भागने लगी। उसकी एक आदत थी, हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक करना। अगर कोई दोस्त जवाब देने में देर करता तो उसे लगता कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। ऑफिस में अगर बॉस कुछ सख्त बोलते तो वो खुद को नाकाबिल समझने लगता। लेकिन आज इस किताब ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। किताब में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस का सबसे पहला कदम है अपने रिएक्शंस और इमोशंस को ऑब्जर्व करना। नीरज को लगा कि ये करना आसान नहीं होगा। वो खुद को बहुत बार अपनी भावनाओं के जाल में फंसा हुआ पाता था। उसने किताब को बंद किया और डायरी निकाल ली। उसने नया पन्ना खोला और लिखा, Why do I feel insecure so often? उसने इसके नीचे कुछ घटनाएं लिखनी शुरू की। एक, वो दिन जब उसके कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन के बाद उसके दोस्त ने कैजुअली कहा था, कुछ और कॉन्फिडेंट बोलता तो अच्छा होता। 2, वो पल जब ऑफिस में उसकी मेहनत को किसी और ने क्रेडिट ले लिया और वो कुछ बोल नहीं पाया। 3, वो वक्त जब एक पार्टी में उसने खुद को सबसे अलग थलग महसूस किया क्योंकि उसे लगा कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे जैसे उसने ये सब लिखा, उसे एहसास हुआ कि इन सब घटनाओं के पीछे उसका एक ही डर था, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये डर उसके साथ कब से जुड़ गया था, ये सोचते ही उसे अपने स्कूल के दिन याद आए। वो 5वीं क्लास में था जब उसे एक बार टीचर ने सबके सामने डांटा था क्योंकि वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। उस दिन से उसे हमेशा यही लगता था कि अगर वो परफेक्ट नहीं है तो लोग उसे जज करेंगे। नीरज ने अपनी डायरी में लिखा, Maybe this is where it all started, but how do I change this pattern? अगले दिन ऑफिस में नीरज ने एक नई कोशिश की। उसने खुद को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। जब उसका एक सहकर्मी उसकी प्रोजेक्ट फाइल की कमी निकालने लगा तो नीरज ने महसूस किया कि उसके अंदर गुस्सा और शर्म दोनों एक साथ आ रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि वो तुरंत जवाब दे, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, Why am I feeling this way? क्या ये सच में इस फीडबैक की वजह से है या ये मेरी इनसिक्योरिटी है? उसने महसूस किया कि वो फिर से अपनी पुरानी सोच में फंस रहा है। मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सिर्फ फीडबैक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकेपेबल नहीं हूँ। नीरज को समझ आ रहा था कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपनी गलतियों को देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम क्यों और कैसे रिएक्ट करते हैं। किताब में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस के साथ हमें अपने आप से ईमानदार रहना होता है। शाम को उसने किताब में पढ़ा कि सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने के लिए हमें रोज़ अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखना चाहिए। साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि किन सिचुएशंस में हम सबसे ज़्यादा परेशान या इनसिक्योर महसूस करते हैं। नीरज ने अपनी डायरी में एक नई लिस्ट बनाई। उसने लिखा, 1, मैं लोगों के बीच खुद को कम क्यों आंकता हूँ। 2, क्या मैं दूसरों की वैलिडेशन के बिना खुश रह सकता हूँ। 3, क्या मेरे रिएक्शन सच में सिचुएशन के मुताबिक होते हैं या मेरे पुराने अनुभव उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। जैसे जैसे उसने ये सवाल लिखे, उसे लगा कि वो धीरे धीरे खुद को समझने लगा है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी था, क्या मैं कभी अपने इन इनसिक्योरिटीज से बाहर आ पाऊंगा। उसने किताब में पढ़ा कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ पहला कदम है। ये एक प्रोसेस है जो आपको अपनी कमज़ोरियों और स्ट्रेंथ्स दोनों को पहचानने में मदद करता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है एक्शन लेना। नीरज ने सोचा, एक्शन का मतलब क्या होगा? क्या मैं खुद को बदलने की कोशिश कर सकता हूँ?
उसने खुद से वादा किया कि वो रोज अपने थॉट्स पर काम करेगा। उसने ये भी सोचा कि जब भी वो खुद को कम आंकता महसूस करेगा तो वो रुक कर खुद से पूछेगा, इज दिस माई रियल फीलिंग और इज दिस कमिंग फ्रॉम माई पास्ट। उस रात जब उसने सोने से पहले डायरी लिखी तो उसने महसूस किया कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आप खुद से लड़ाई करने के बजाय खुद को समझें। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं पूर्णक नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड मे बी दैट्स इनफ फॉर नाउ। अगली सुबह जब नीरज ने ऑफिस में एक मीटिंग में हिस्सा लिया तो उसने खुद को बार बार ऑब्जर्व किया। जब बॉस ने उसकी बात पर सवाल उठाया तो वो पहले की तरह इनसिक्योर नहीं हुआ। उसने काल्मली जवाब दिया और अपने अंदर महसूस किया कि वो कुछ कॉन्फिडेंट है। नीरज को पता था कि ये सफ़र अभी लंबा है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस ने उसे ये सिखा दिया था कि हर बार डरने और भागने के बजाय हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। नीरज की ज़िंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। पिछले 2 चैप्टर ने उसे यह सिखा दिया था कि खुद को समझना और अपनी भावनाओं को पहचानना कितना ज़रूरी है। वो अब अपनी डायरी का नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहा था, हर दिन अपने थॉट्स और इमोशंस को नोट करता। लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सफ़र का असली इम्तिहान अभी बाकी है। शाम को ऑफिस से लौटते ही उसने फिर से किताब उठाई। अगला चैप्टर था सेटिंग बाउंड्रीज। नीरज ने इस टाइटल को पढ़ते ही गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह शायद उसके लिए सबसे मुश्किल चैप्टर होने वाला है। उसने पहले पैराग्राफ को पढ़ा, बाउंड्रीज स्थापित करना आवश्यक है जीवन के लिए स्वास्थ्य। बाय लर्निंग टू से नो एंड प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल नीड्स यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इंस्टेड ऑफ लेटिंग अदर्स कंट्रोल इट। ये पढ़कर नीरज ने किताब, उसने सोचा, बाउंड्रीज, क्या मेरे जीवन में कभी बाउंड्रीज थी? उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में बिता दी है। उसे याद आया कि कैसे बचपन से ही वो हर किसी की बात मानता था, चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं। दोस्तों ने कभी कोई मदद मांगी हो तो उसने कभी मना नहीं किया, भले ही उसके अपने काम पीछे छूट गए हों। ऑफिस में भी जब कोई सहकर्मी उससे अपना काम करने को कहता तो वो ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन हर बार उसे अंदर से ये महसूस होता था कि लोग उसकी मदद को ग्रांटेड ले रहे हैं। उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था, बाउंड्रीज नहीं है दीवारें लोगों को बाहर रखने के लिए, बल्कि दिशा निर्देश हैं जो आपके लिए स्वीकार्य क्या है, इसकी परिभाषा करते हैं। ये बात नीरज के दिल को छू गई। उसने सोचा, शायद बाउंड्रीज का मतलब लोगों को दूर करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। किताब ने उसे सलाह दी कि बाउंड्रीज सेट करने का पहला कदम है अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज़ को पहचानना। नीरज ने अपनी डायरी खोली और लिखा, 1, मुझे अपनी खुशी के लिए क्या चाहिए? 2, किस तरह की चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराती हैं? 3, मैं दूसरों को हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ पर क्यों रखता हूँ? जैसे जैसे उसने ये सवाल लिखे उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ज़रूरतों को कभी अहमियत ही नहीं देता। वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चलता रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि वो खुद को खोता गया। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, लर्निंग टू से नो इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ केयर। नीरज ने ये लाइन बार बार पढ़ी। उसे एहसास हुआ कि ना कहना शायद सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहता है तो इसे सीखना पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस में नीरज को एक मौका मिला ये सब आजमाने का। एक सहकर्मी जिसने अक्सर अपना काम नीरज पर डाल दिया था फिर से उसके पास आया। उसने कैजुअली कहा, नीरज, ये रिपोर्ट पूरी करनी है, मुझे कुछ टाइम नहीं मिलेगा, तू देख लेना। पहले तो नीरज का मन हुआ कि हाँ कह दे, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैं इसे करता हूँ तो मेरी प्रायोरिटीज़ फिर से पीछे छूट जाएंगी। उसने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मैं अपने काम में काफ़ी बिजी हूँ, तुम ये खुद मैनेज कर सकते हो। नीरज के इस जवाब से उसका सहकर्मी कुछ अचरज में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नीरज ने पहली बार महसूस किया कि ना कहना इतना बुरा नहीं था। उसे लगा जैसे उसने अपने लिए एक छोटी सी जीत हासिल की हो। शाम को घर लौटकर उसने डायरी में लिखा, आज मैंने ना कहा और ये मुझे शक्तिशाली महसूस कराया। मे बी आई डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम। किताब में आगे लिखा था कि बाउंड्रीज सेट करने के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को खुलकर नहीं बताएंगे तो लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे। नीरज ने सोचा, कम्युनिकेशन, ये मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। उसे याद आया कि जब भी कोई उसे कुछ कहता, वो या तो चुप हो जाता या अपनी बात को ठीक से सामने रख ही नहीं पाता। लेकिन अब उसने तय किया कि वो अपनी फीलिंग्स और नीड्स के बारे में साफ साफ बात करेगा। नीरज ने अपने परिवार के साथ बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करने का फैसला किया। उसे याद आया कि कैसे हर वीकेंड उसका परिवार उसे अपनी मर्जी से हर जगह ले जाता था, चाहे वो कहीं जाना चाहता हो या नहीं। उसे कभी कभी बस अकेले समय बिताने का मन करता था, लेकिन वो मना नहीं कर पाता था। उसने अपनी माँ से बात की और कहा, माँ, मुझे आप सबके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे खुद के लिए भी समय चाहिए। अगर मैं अगले वीकेंड आपके साथ ना आऊँ तो क्या ये ठीक रहेगा? पहले तो उसकी माँ कुछ हैरान हुई, लेकिन उन्होंने उसकी बात समझी। उन्होंने कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। नीरज को लगा कि उसने एक बड़ा कदम उठाया है। किताब में एक और लाइन ने उसे गहराई से प्रभावित किया। बाउंड्रीज न केवल आपकी रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों को आपके साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। नीरज को एहसास हुआ कि अगर वो अपनी लिमिट्स नहीं बताएगा तो लोग बार बार उन पर कदम रखेंगे। नीरज ने डायरी में एक और लिस्ट बनाई। उसने लिखा, 1, मैं ऑफिस में अपना काम दूसरों को नहीं दूंगा। 2, मैं अपनी फ्री टाइम को प्रायोरिटी दूंगा। 3, अगर कोई मेरी लिमिट्स को बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उससे खुलकर बात करूंगा। उसने ये भी तय किया कि बाउंड्रीज सेट करने का मतलब कठोर होना नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि वो अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को दूसरों के सामने स्पष्ट करेगा। अगले हफ्ते ऑफिस में बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट सौंपा जो उसके बस का नहीं था। पहले नीरज बिना सवाल किए उसे ले लेता, लेकिन इस बार उसने पोलाइटली कहा, सर, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट किसी और के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप मुझे कुछ समय देंगे तो मैं अपने ऑनगोइंग टास्क्स को पहले पूरा कर सकता हूँ। बॉस ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं इसे किसी और को असाइन कर देता हूँ। नीरज को महसूस हुआ कि बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये नहीं है कि लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से अपनी बात रखेंगे तो लोग आपकी फीलिंग्स का सम्मान करेंगे। उस रात नीरज ने किताब का आखिरी हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था कि बाउंड्रीज क्रिएट फ्रीडम, दे फ्री यू फ्रॉम गिल्ट, रिजेंटमेंट एंड एग्जॉस्शन, दे अलाउ यू टू लिव अ लाइफ दैट इज़ ट्रूली योर्स। नीरज ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में हेल्थी बाउंड्रीज बनाएगा। वो जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। कई बार उसे गिल्ट महसूस होगा, कई बार लोग उसकी बाउंड्रीज को चैलेंज करेंगे, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि अगर उसने बाउंड्रीज नहीं बनाई तो उसकी ज़िंदगी फिर से दूसरों के इशारों पर चलने लगेगी। नीरज ने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए जैसे ही खोलना शुरू किया, उसकी नज़र टाइटल पर गई, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। ये देखकर वह ठिठक गया। माफ़ी, ये एक ऐसा शब्द था जो उसे हमेशा से भारी लगाता था। उसे लगा जैसे यह लेसन उसे कहीं और ज़्यादा भीतर तक छूने वाला है। उसने गहरी सांस ली और किताब के पहले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, फॉरगिवनेस इज़ नॉट अबाउट एक्सक्यूजिंग समवन्स रॉन्ग एक्शंस, इट इज़ अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द वेट ऑफ रिजेंटमेंट एंड गिल्ट दैट टाइज यू टू द पास्ट। इस एक लाइन ने नीरज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से पूछा, मैं किससे नाराज़ हूँ और क्या मैं खुद को माफ़ कर पाया हूँ? पिछले कई सालों से नीरज के दिल में कुछ ऐसी बातें थीं जो उसने कभी किसी से साझा नहीं की थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का हर कठिन लम्हा, हर गलती और हर चोट किसी बोझ की तरह उसके अंदर दबी हुई है। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसके पिता ने एक बार गुस्से में उसे डांट दिया था जब वह स्कूल की परीक्षा में कम नंबर लाया था। तब से ही वह इस डर में जीता रहा कि वह कभी भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। एक और याद उसके दिमाग में आई, कॉलेज के दिनों की, जब उसके एक सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। नीरज ने उसे दिल से अपना भाई माना था, लेकिन वह किसी छोटी सी बात पर लड़ाई कर बैठा और हमेशा के लिए दूर चला गया। उस दिन से नीरज ने किसी को भी इतना करीब आने नहीं दिया। और फिर सबसे बड़ी बात जो उसे सबसे ज़्यादा चुभती थी, उसकी खुद की गलतियाँ। उसने कई बार अपने काम में चूक की थी, कई रिश्ते बिगाड़े थे और हर बार खुद को दोषी ठहराया था। किताब के अगले हिस्से में लिखा था, फॉरगिवनेस
begins with a decision. It doesn't mean forgetting or justifying the hurt caused by others, but it's about choosing to let go of the pain to heal yourself. ये पढ़ते ही नीरज को समझ आया कि माफ़ी मांगने या देने का मतलब सिर्फ दूसरे व्यक्ति को राहत देना नहीं है, ये खुद को आज़ाद करने का भी एक ज़रिया है। उसने किताब बंद की और अपनी डायरी निकाली। उसने पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, Who do I need to forgive? उसने अपने पेन को रोक लिया और सोचना शुरू किया। कुछ मिनटों तक बस खाली पन्ना घूरता रहा। फिर उसने लिखना शुरू किया। 1, पापा को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि वो मुझ पर गर्व करते हैं। 2, अपने दोस्त को जिसने मुझे धोखा दिया। 3, खुद को, क्योंकि मैंने कई बार खुद को कमज़ोर समझा। ये लिखते ही उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वह इन बातों को इतनी गहराई से अपने अंदर दबाए हुए था कि उसने कभी खुद को ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन नीरज ने ऑफिस में एक छोटी सी घटना पर गौर किया। उसके एक सहकर्मी ने उसे किसी पुरानी गलती के लिए टोक दिया और नीरज का मन हुआ कि वह झगड़ पड़े। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या यह रिजेंटमेंट मुझे कहीं ले जाएगा? उसने गहरी सांस ली और उस सहकर्मी की बात को अनदेखा कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माफ़ करना सिर्फ बड़ी घटनाओं के लिए नहीं है, ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों पर भी लागू होता है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने किताब में पढ़ा कि माफ़ी मांगने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ फॉरगिवनेस। किताब ने उसे समझाया कि हम अक्सर दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खुद को माफ़ करना सबसे कठिन होता है। नीरज को अपनी एक पुरानी गलती याद आई। उसने कॉलेज के दौरान एक प्रोजेक्ट में लापरवाही की थी जिससे उसकी टीम को नुकसान हुआ था। तब से वह हर बार किसी काम को करते समय खुद को परफेक्शन के बोझ तले दबा देता था। उसने डायरी में लिखा, I forgive myself for not being perfect. I forgive myself for the mistakes I made when I didn't know any better. ये लिखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हट गया हो। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात थी, Forgiving others doesn't mean allowing them back into your life. It's about releasing yourself from the anger and bitterness. नीरज ने सोचा कि क्या वह अपने दोस्त को माफ़ कर सकता है जिसने उसे धोखा दिया था। उसने ये भी सोचा कि क्या वह अपने पिता से अपने मन की बात कर सकता है। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात की। उसने कहा, पापा, मैंने हमेशा सोचा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। क्या आप मुझसे कभी खुश थे? उसके पिता यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने नीरज की तरफ देखा और कहा, तूने ऐसा क्यों सोचा? मुझे हमेशा तुझ पर गर्व रहा है बेटा। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तू जो भी करेगा अच्छा करेगा। नीरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने इतने सालों तक बिना वजह एक बोझ अपने दिल में रखा था। वह पहली बार अपने पिता के सामने खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उस रात उसने डायरी में लिखा, Forgiveness isn't just about letting go. It's about discovering the truth behind the pain. लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसे अब भी अपने दोस्त से सामना करना था और खुद को बार बार माफ़ करने का अभ्यास करना था। नीरज ने किताब का अगला चैप्टर खोला जिसका टाइटल था टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ये पढ़ते ही उसे लगा जैसे यह चैप्टर सीधे उसी से बात कर रहा हो। उसने किताब का पहला पैराग्राफ पढ़ा। नीरज ने किताब बंद कर दी और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह लेसन आसान नहीं होगा। पिछले कुछ हफ्तों में उसने कई भावनात्मक पहलुओं का सामना किया था। अपने बीते हुए दर्द को पहचाना, माफ़ करना सीखा और बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया। लेकिन अब यह चैप्टर उससे एक और मुश्किल सवाल पूछ रहा था, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी ले सकते हो? नीरज ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब तक अपनी असफलताओं और गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता रहा हूँ? जवाब उसके मन में धीरे धीरे साफ होने लगा। उसे याद आया कि जब वह कॉलेज के बाद अपनी पहली नौकरी में असफल हुआ था तो उसने हमेशा कंपनी के बॉस को दोष दिया। वह कहता था, उन्होंने मुझे सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि शायद वह खुद भी पूरी मेहनत नहीं कर रहा था। एक और घटना उसके दिमाग में आई। उसकी पिछली रिलेशनशिप में आई दरार के लिए वह हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को ही दोष देता था। वह कहता था, उसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि शायद उसने खुद भी अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं किया था।
किताब में आगे लिखा था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग. इट मीन्स एक्सेप्टिंग दैट योर एक्शंस, चॉइसेस एंड माइंडसेट कंट्रीब्यूट टू योर आउटकम्स. ये पढ़कर नीरज को कुछ राहत मिली. उसे समझ में आया कि जिम्मेदारी लेना खुद को दोष देने जैसा नहीं है. ये बस ये स्वीकार करना है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है. नीरज ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, 1. मेरी पहली नौकरी क्यों नहीं चली? 2. मेरा रिश्ता क्यों खत्म हुआ? 3. मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता हूँ? जैसे जैसे उसने इन सवालों का जवाब लिखा, उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा दूसरों या हालात को ही जिम्मेदार ठहराता रहा था. लेकिन अब उसे लगा कि अगर वह सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा. अगले दिन नीरज ने एक छोटा सा कदम उठाने का फैसला किया. उसने सोचा कि वह अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट में अपनी पूरी मेहनत लगाएगा, बिना किसी बहाने के. पहले वह अक्सर सोचता था कि अगर बॉस या टीम सपोर्ट नहीं कर रही तो काम में मेहनत क्यों करे. लेकिन अब उसने तय किया कि वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा. नीरज ने प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च की, अपनी टीम से क्लियर कम्युनिकेशन किया और अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा दी. जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने उसकी सराहना की. ये देखकर नीरज को एहसास हुआ कि जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो नतीजे बेहतर होते हैं. शाम को घर लौटकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा. उसमें लिखा था, एम्पावरमेंट बिगिंस व्हेन यू स्टॉप वेटिंग फॉर अदर्स टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स. स्टार्ट विथ स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स टू क्रिएट द लाइफ यू वांट. नीरज ने डायरी में लिखा, मैं अब किसी और से उम्मीद नहीं करूंगा कि वे मेरी परेशानियां हल करें. मैं खुद अपनी जिंदगी की दिशा तय करूंगा. वह जानता था कि यह सफर लंबा होगा. जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप सालों से दूसरों पर निर्भर रहे हों. लेकिन अब वह खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस कर रहा था. उसने अपने परिवार के साथ भी यह बदलाव दिखाना शुरू किया. पहले अगर घर में कोई काम नहीं होता था तो वह अक्सर अपने माता पिता या बहन को दोष देता था. लेकिन अब उसने सोचा, अगर मुझे यह बदलाव चाहिए तो मुझे शुरुआत करनी होगी. उसने खुद घर की सफाई की, पुराने फर्नीचर को रिपेयर कराया और हर किसी को प्रेरित किया कि वे भी अपनी जिम्मेदारी लें. किताब में एक और बात ने उसे गहराई से प्रभावित किया. When you take responsibility, you reclaim your power. No one else can control your happiness or success unless you let them. नीरज ने यह लाइन अपनी डायरी में नोट की. उसने अपने पुराने दोस्तों को भी मैसेज किया. एक समय पर वह उनसे दूरी बना चुका था, ये सोचकर कि वे उसे महत्व नहीं देते. लेकिन अब उसने उनसे खुलकर बात की और अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश की. उसने महसूस किया कि दोस्ती भी एक जिम्मेदारी है. नीरज ने अपने अगले लक्ष्य पर काम करना शुरू किया, अपनी फिटनेस. पहले वह हमेशा कहता था, मुझे टाइम नहीं मिलता. लेकिन अब उसने महसूस किया कि यह उसका बहाना था. उसने सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करना शुरू किया और जंक फूड छोड़ दिया. धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब आप अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो आप और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं. नीरज ने किताब के आखिरी चैप्टर को खोला. टाइटल था लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ. ये पढ़कर उसकी आंखों में चमक आ गई. उसने इतने हफ्तों से इस किताब के हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखा था. हर बार कुछ नया समझा, खुद को बदला और अपनी जिंदगी के प्रति एक नई सोच विकसित की. लेकिन अब उसे लगा कि यह चैप्टर उसके सफ़र का निष्कर्ष हो सकता है, वह नतीजा जिसकी उसे तलाश थी. किताब में सबसे पहली लाइन थी, फुलफिलमेंट डजंट कम फ्रॉम अ परफेक्ट लाइफ, इट कम्स फ्रॉम लिविंग विद पर्पस, ग्रैटिट्यूड एंड ऑथेंटिसिटी. ये पढ़ते ही नीरज को अपने बीते सफ़र की सारी बातें याद आ गईं. उसने अपने बीते दर्द को समझा, माफ़ी को अपनाया, बाउंड्रीज बनाई और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ली. अब उसे लगा कि अगला कदम अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य देना है. नीरज ने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मुझे सच में खुशी और संतुष्टि मिले? उसने याद किया कि वह बचपन से ही लिखने का शौक रखता था. स्कूल के दिनों में वह कविताएं लिखा करता था, लेकिन समय के साथ यह आदत कहीं खो गई थी. अब उसने फैसला किया कि वह अपनी लेखनी को फिर से जिएगा. शाम को ऑफिस से लौटने के बाद उसने एक नोटबुक निकाली. उसने एक कहानी लिखी जो उसके दिल के करीब थी. कहानी थी एक आदमी की जो अपने दर्द,
गलतियों और संघर्षों से सीखता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उसकी अपनी कहानी थी। उसने खुद के सफ़र को शब्दों में पिरो दिया। उसे लगा जैसे वह लिखते हुए अपने अंदर की हर भावना को बाहर निकाल रहा है। किताब के अगले हिस्से में लिखा था, फुलफिलमेंट ऑल्सो कम्स फ्रॉम गिविंग बैक। When you share your experiences, your knowledge, or even just your time with others, you create a ripple effect of positivity. ये पढ़कर नीरज को एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करे। उसने अपने लिखे हुए पन्नों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे कई लोगों के मैसेज आने लगे। लोग उसे लिखते थे, तुम्हारी कहानी पढ़कर मुझे अपनी परेशानियों का सामना करने की हिम्मत मिली। नीरज को पहली बार लगा कि उसका सफ़र सिर्फ उसके लिए नहीं था। उसकी कहानी, उसकी सीखें और उसकी भावनाएं दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। यह एहसास उसे और ज़्यादा खुशी और संतोष दे रहा था। कुछ महीनों बाद नीरज ने अपनी किताब पूरी कर ली। उसने उसका नाम रखा, टेक योर लाइफ बैक, माई जर्नी ऑफ हीलिंग एंड ग्रोथ। ये वही टाइटल था जो उसने उस किताब के कवर पर देखा था, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। उसने अपनी किताब को पब्लिश कराया और लोगों तक पहुंचाया। हर बार जब कोई उसे यह कहता कि उसकी किताब ने उनकी ज़िंदगी पर असर डाला है, तो उसे अपनी मेहनत का असली फल महसूस होता। नीरज ने अपने रिश्तों को भी सुधार लिया था। वह अपने माता पिता के करीब आ गया था, अपने दोस्तों से फिर से जुड़ गया था और यहाँ तक कि उसने नए रिश्ते बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। वह अब पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर, खुश और संतुष्ट महसूस करता था। एक दिन उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने अपने दर्द को समझा, माफ़ी को अपनाया, बाउंड्रीज़ बनाई, जिम्मेदारी ली और अब मैं अपनी ज़िंदगी को उसके पूरे उद्देश्य के साथ जी रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को वापस पा लिया है। नीरज ने किताब को बंद किया और एक मुस्कान के साथ अपने जीवन की ओर देखा। वह जानता था कि अभी भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अब वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। वह समझ चुका था कि खुशी और संतोष कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होते हैं। उसकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। नीरज ने अपनी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत उस किताब से की, जिसने उसे अपने दर्द, गलतियों और संघर्षों को समझने का नया नज़रिया दिया। पहले लेसन में नीरज ने जाना कि बीते हुए दर्द और ट्रॉमा का असर उसकी आज की ज़िंदगी पर हो रहा था। उसने महसूस किया कि बचपन की डांट और दोस्तों का धोखा उसकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे थे। किताब ने उसे सिखाया कि इन घटनाओं को पहचान कर ही वह आगे बढ़ सकता है। दूसरे लेसन में उसने खुद को गहराई से समझा। उसने अपनी भावनाओं, आदतों और फैसलों को परखा और जाना कि वह दूसरों की गलतियों को लेकर कितना नाराज़ रहता था। इस जागरूकता ने उसे अपने अंदर बदलाव की दिशा दी। तीसरे लेसन में उसने सीखा कि स्वस्थ बाउंड्रीज कैसे बनाए जाते हैं। उसने ना कहना सीखा और अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देना शुरू किया। अब वह दूसरों की अपेक्षाओं से दबने के बजाय अपने फैसले खुद लेने लगा। चौथे लेसन में नीरज ने माफ़ी का महत्व समझा। उसने अपने पिता, दोस्तों और सबसे अहम खुद को माफ़ किया। ये माफ़ी उसके दिल से बोझ हटाने और उसे मानसिक शांति देने का जरिया बनी। पांचवें लेसन ने उसे सिखाया कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाना ही असली बदलाव की शुरुआत है। उसने बहाने बनाना छोड़ा और अपने काम, रिश्तों और सेहत को गंभीरता से लेना शुरू किया। आखिरी लेसन ने उसे अपनी ज़िंदगी को उद्देश्य और खुशी के साथ जीने की सीख दी। उसने अपने लिखने के शौक़ को फिर से जिया और अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की। ये उसे न सिर्फ संतोष बल्कि दूसरों को प्रेरित करने का मौका भी दे रहा था। नीरज ने इन सभी पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू किया जो पूरी तरह से उसकी अपनी थी, खुशी, संतोष और आत्मनिर्भरता से भरी हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद।